नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। जिंदगी में कुछ बड़ा करने का बड़ा सपना लिए हजारों लाखों छात्र बड़े शहरों में आते हैं। उन सभी की एक ही चाहत होती है कि बस उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अफसरी मिल जाए। अफसर बन जाएं तो मां बाप का सपना पूरा हो जाए, परिवार खानदान में नाम हो जाए। चूल्हे में झुकी मां और खेत में जुतता पिता भी आस लगाए बैठा रहता है कि कई बार बच्चा खुद पर यह सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कई बार उस पर यह जिम्मेदारी आ जाती है। बच्चा अफसर बन जाए तो ठीक, वरना यह बोझ धीरे धीरे जानलेवा हो जाता है और आखिर में उम्मीद की डोर टूट जाती है। इंदौर में पिछले दिनों में इसी तरह के 4 मामले सामने आए हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है, आपके हमारे बच्चों से जुड़ा है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आशा ने अपनी जिंदगी को सहेजने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दबाव के आगे बिखर गई और अपनी ही जान को खत्म कर लिया। दबाव पढ़ाई का था, दबाव करियर का था, दबाव कुछ करने का था। इसी दबाव में डिप्रेशन में पहुंच चुकी आशा उइके ने 20 पन्नों में मोटिवेट करने वाली बातें लिखी। खुद के लिए लिखा, नींद से जागो, अब पढ़ना ही एक मकसद है। आशा उइके इंदौर के हीरानगर में किराए के मकान में रह रही थी, जहां रविवार को उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन उसके कमरे में जो कुछ दिखा और मिला वो सबको हैरान कर गया। लड़की खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ न कुछ लगातार लिखती रही। हताश होती थी तो अपने माँ बाप और परिवार से माफी भी मांगती थी। कमरे में दीवार पर ढेर सारे कागज चिपके थे। ऐसे ही एक कागज पर लिखा था, नींद से जागो, अब मेरा एक ही उद्देश्य पढ़ना है। पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, और रिवीजन की बात को भी याद रखना है। यूपीएससी नहीं किया तो सफलता नहीं मिल पाएगी। कोई भी आईएएस ऐसे नहीं बनता। मैं कल से बेहतर हूँ, मैं अपने आप को सुधार रही हूँ, मेरा एक ही मकसद है, आईएएस बनना। इन लफ्जों में आशा मुश्किलों से बाहर निकलती हुई दिखती है, लेकिन दीवार पर चस्पा और डायरी में दर्ज पन्नों में आशा अपनी भूल सुधारती और खुद को ढांढस भी बंधाती नजर आती है। मैं ओवर थिंकिंग करने लगी हूँ, अपने करियर को लेकर काफी सोचने लगी हूँ, लेकिन कुछ बनना चाहती हूँ और जल्द ही मंजिल भी पालूंगी। आशा के पिता किसान हैं। बेटी पढ़ने में अव्वल थी तो इंदौर भेज दिया, लेकिन बड़े शहर में पढ़ाई के दबाव में और दूसरे बच्चों को देखकर वो घबराने भी लगी थी। और आखिरकार वो मनहूस खड़ी है, जिसके बारे में शायद परिवार ने भी नहीं सोचा था। एनडीटीवी के लिए इंदौर से तनुश्री की रिपोर्ट। देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है और वो पारंपरिक सवाल नहीं होंगे कि इतना दबाव क्यों बनाया जाता है बच्चे पे। हम आज के ज़माने के, आज की स्थिति के सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ फिजिक्स एजुकेटर अर्पित जैन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कौस्तुभ आर बागुल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर सुधी राजीव सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप वाइस चांसलर हैं हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय के। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता पूजा कृष्णा जी हमें ज्वाइन कर रही हैं और मेरे सहयोगी निहारिका शर्मा हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं, क्योंकि प्रोफेसर सुधी राजीव सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे मैम बैठी हुई हैं, उनसे जरा पूछ लेता हूं मैं। सुधी मैम, देखिए, मैंने सुना है और शायद बच्चे ऐसा करते भी हैं सुधी मैम, कि वो लिखते हैं, लिखने से उन्हें याद होता है। खुद को मोटिवेट करने के लिए वो चीज़ों को लिखते हैं, वो अपने लिए गोल सेट करते हैं। लेकिन कैसा होता अगर आशा टूटने से पहले ये भी लिखती कि मुझे हार नहीं मानना है, और अगर आईएएस नहीं भी बन पाई तो मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, जीवन एक बार मिलता है, मुझे इसको भरपूर जीना है। शायद आशा ये लिखना भूल गई। जी, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे पर जो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को बच्चा झेल नहीं सकता है। और आशा का को अगर एक हाथ पकड़ लेता, कोई एक जना उसको सहारा देता, जिसके साथ वो शेयर कर सकती, जिसके साथ वो बात कर सकती, तो शायद वो ओवर थिंकिंग नहीं करती। सेकेंडली, शायद उसे ये नहीं बताया गया कि हमेशा एक सेकंड लाइन रहती है। हम अपनी जिंदगी में भी जब प्लान करते हैं तो एक ही लाइन को नहीं करते हैं। हम ये फेलियर को फेस करने का
हमारे में एक जो फेलियर को फेस करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। पर इन बच्चों को फियर ऑफ फेलियर है कि हम फेल हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक मेंटरिंग और मेंटल हेल्थ का एक जो इश्यू है वो बच्चों को जरूर जरूर हमें देना चाहिए। और वो जब लिखती रहीं अपने आप के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, तो वो भी एक तरीका है। पर उनको कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए शायद मुझे लगता है कि ये बड़ी ये इन्होंने ये कदम उठाया। सुधी मैम, अभी मेरे मन में इससे जुड़े बहुत से सवाल आ रहे हैं जिनको मैं बाद में आपसे पूछूंगा। जी। हमारे साथ डॉक्टर कौस्तुभ आर बागुल साहब भी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर कौस्तुभ, आपसे एक मेरा सवाल ये है सर, बच्चे पर प्रेशर होता है या अमूमन छोटे घर का गरीब बच्चा वो अपने ऊपर प्रेशर ले लेता है कि मुझे अपने खानदान की, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलनी है, मुझे अपने माँ बाप को कुछ सुविधाएं देनी है, उसके लिए मुझे अच्छा पढ़ना पड़ेगा। प्रेशर दोनों तरफ से कहीं से भी हो, क्या बच्चा भी प्रेशर उतना ले लेता है कई बार? क्योंकि हमने देखा है कि कई बार तो माता पिता ही बोलते हैं कि आप अच्छा करो बेटा, पढ़ो। कई बार बच्चा खुद से आगे बोलता है नहीं मुझे यही करना है, यही करना है, और फिर उसके बाद हमने देखा कैसे एक आशा टूट गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बच्चा प्रेशर तो लेता है, बच्चों को कुछ करने का मन होता है, वो चाहता है कि जिस तरह से उसके पेरेंट्स की इच्छाएं, उनकी पेरेंट्स की ख्वाब उनकी रही है, वो चाहता है कि अपने लाइफ में कुछ करे। उसके लिए उसके अंदर से वो एक 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 फीलिंग आती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं कर सकता हूँ। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को अनकंडीशनल सपोर्ट देता है, चाहे वो गरीब घर का क्यों ना हो और अच्छे घर का क्यों ना हो। पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जो भी कर रहा है अपने मन से करे, अच्छे से करे। तो बच्चा सिर्फ पेरेंट्स के कहने से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से भी वो करना चाहता है। परंतु खासकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके जब वो आता है, जो उसे लगता है कि मैं कर लूंगा, और कोई भी मॉक एग्जाम, मॉक परीक्षाओं में वो कभी भी अपने आप को रिफ्लेक्शन के तौर पे नहीं देख पाता है कि वो वाकई में उस फेज के लिए, उस कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता है, कर पाएगा या नहीं। उसे बस ये बताया जाता है कि बस तुम परीक्षा में जैसे पास हुए थे 10वीं 11वीं 12वीं की, वैसे ही आप परीक्षा पीएससी की प्रिपरेशन के लिए चालू हो जाओ और आप पास हो जाओ। तो उसे ये नहीं पता होता है कि वहां पे हमें किस तरह का माइंडसेट डेवलप करना है, और उस परीक्षाओं के लिए किस तरह के माइंडसेट के साथ हमारी अपनी कैपेसिटी को हमें कैसा बढ़ाना होता है। क्योंकि परीक्षाओं में 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षाओं में यह बताया नहीं जाता है कि पीएससी के लिए हमें किस तरह का आउटलुक की जरूरत होगी। तो हाँ, बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो प्रेशर, अनकंडीशनल प्रेशर में आ जाता है। नहीं, ठीक बात है। और देखिए, अर्श और फर्श का फर्क है 12वीं की बोर्ड परीक्षा में और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासतौर पर यूपीएससी, एनडीए, जमीन आसमान का फर्क है। जो 12वीं की परीक्षा है वो आपके एक तय सिलेबस से आपको जांचने परखने की एक प्रक्रिया है, जबकि यूपीएससी या एनडीए या इस तरह के जो टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट, जेई, ये दरअसल बेस्ट निकालने की एक प्रक्रिया है। तो उसमें अगर आप फेल हो गए तो आप जिंदगी में फेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अर्पित जैन सर मेरे साथ हैं। अर्पित जैन जी, आप आईएएस नहीं है, आप आईपीएस नहीं है, मैं आईएएस नहीं हूं, मैं आईपीएस नहीं हूं, इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी शख्स आईएएस आईपीएस नहीं है। तो क्या हम जिंदगी में फेल हैं? हम अपनी अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं। सुधी मैम बैठी हुई हैं, डॉक्टर कौस्तुभ सर बैठे हुए हैं, पूजा मैम बैठी हैं, निहारिका बैठी हैं, आप बैठे हैं। हम आईएएस आईपीएस नहीं है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कामयाब हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। ये बच्चों को समझानी होगी बात, शायद समझनी होगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली में हमें सक्सेस की परिभाषा सही करनी पड़ेगी। ठीक बात है। हमने कहा है कि सक्सेस वो है जो डॉक्टर बन जाए, सक्सेसफुल वो है जो इंजीनियर बन जाए, सक्सेसफुल वो है जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर ले। हमने कभी बच्चे को एफर्ट्स को लेकर कभी बताया ही नहीं कि इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफर्ट्स। हमने कब कब बच्चे के एफर्ट को सेलिब्रेट किया? हम लोगों ने ओवर ग्लोरिफिकेशन कर दिया है। हमने सक्सेस की परिभाषा बदल दी है। सक्सेस की परिभाषा है रैंक लाना। अगर आपका रैंक आया तो सोशल मीडिया पर, कोचिंग, सब लोग आपको ऐसे दिखाएंगे कि इन्होंने समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ ऐसा कर दिया है। बट हमने उस बच्चे से कभी कहा क्या कि कोई बात नहीं, तुम्हारे इंपॉर्टेंट तुम्हारी जिंदगी में एफर्ट्स थे। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में इंपॉर्टेंट एफर्ट्स होते हैं
क्या रिजल्ट आया वो एक सेकेंडरी चीज है, मगर हम लोग उस बात पर सोचते ही नहीं है। हम बच्चे को जब गिर जाते हैं तो ये बोलते हैं कि बेटा उठ के दौड़ना है तुझे, मगर हम उसको कभी ये नहीं सिखाते कि तुम टूट गए तो तुम्हें क्या करना है। हमारे लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है, उसको अब मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स, जो हम सारे पेरेंट्स बहुत अच्छा सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, मगर कहीं ना कहीं जो मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाया, मैं वो उम्मीदें थोड़े थोड़े शब्दों से अपने बच्चे के अंदर डालता हूं कि बेटा डॉक्टर बनना है, बेटा डॉक्टर बनना है। आप उससे तो पूछिए क्या उसको फुटबॉलर बनना था, मगर अब क्योंकि वो इमोशनली आपसे अटैच है तो मुझे डॉक्टर इसलिए नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे सोसाइटी चाहती है। उसके बाद अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या कहीं पर भी है, कुछ भी एक पोस्ट पर आया, अगर वो उस पोस्ट को या उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया तो पेरेंट्स भी ऐसे डिप्रेस मोड में आ जाएंगे, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार अब मैं किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। ये प्रेशर उस बच्चे पे जा रहा है। मैं अपने एक बहुत पास का एग्जाम्पल देता हूं। अभी थोड़े टाइम पहले 10th का रिजल्ट आया तो मेरे घर के पास में ढोल बज रहे थे, तो मैं गया बाहर, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो मैंने कहा वाह यार इस बच्चे ने बहुत कुछ अचीव किया होगा तभी तो ढोल बज रहे हैं। जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में कोई 10th में पास नहीं हुआ था, इसके 70% आए हैं, तो हम लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात है, इसीलिए हम आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट किया होगा कि मेरे बच्चे ने एफर्ट्स दिए, जो भी आया मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। कोई नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कई बार ये बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। पूजा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा मैम, क्या ये डिप्रेशन अमीरी या गरीबी देखकर भी आता है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक किसान की बेटी आशा उइके, जिसके पिता ने उसे इंदौर भेज दिया ये देखते हुए कि मेरी बेटी पढ़ने में अच्छा है, यूपीएससी क्लियर कर लेगी तो अफसर बन जाएगी, खानदान का नाम हो जाएगा, बेटी की जिंदगी सेट हो जाएगी, अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छा ससुराल मिल जाएगा। क्या ये गरीबी अमीरी देखकर भी डिप्रेशन की स्टेजेस तय होती हैं क्या? क्योंकि अगर इसकी जगह कोई ठीक ठाक अमीर घर की लड़की रही होती तो शायद उसके पास ये ऑप्शन होता कि कोई बात नहीं, पापा का बिजनेस है, मैं ज्वाइन कर लूंगी या स्टार्टअप अपना कुछ स्टार्ट कर लूंगी। लेकिन शायद आशा के पास केवल एक ही आशा थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई तो फिर शायद मैं किसी काम की नहीं, और इसी वजह से शायद आशा ने खुद को खत्म कर लिया। देखिए, जहां तक जो हम केसेस देखते हैं, मैं भी पिछले 25-30 साल से एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। जी। और डिप्रेशन का कारण स्टूडेंट्स में बहुत अमीरी गरीबी को देखकर तो नहीं आता। यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर केस में कह सकते हैं कि उसे ये लगा होगा कि मेरे माँ बाप मुझे कर्जा लेकर पढ़ा रहे हैं और अगर मैं अफसर नहीं बन पाई तो क्या होगा, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी जैसा कि मैडम ने और डॉक्टर बाबुल ने भी कहा कि जो है अपेक्षाएं होती हैं जो बच्चों के साथ पेरेंट्स करते हैं कि तू ही मेरा सहारा है, अब हम तो कुछ कर नहीं पाए पर तू ही कुछ कर सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास ये बुद्धि है, तुम्हारे पास हौसला है और तुम हमारे घर की परिस्थितियों को बदल सकती हो सकता है वो डायरेक्टली नहीं कहते होंगे पर उनके हाव भाव से, वो जब अपने रिलेटिव्स में बात करते होंगे उनसे उसको लगता होगा। जैसे अभी हम लोग अपनी बात कर रहे थे कि हम सब तो आईएएस ऑफिसर्स नहीं है और शायद हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। मुझे याद है कि जब 87 के टाइम पे जब हमने 10th किया था तो चाहे किसी बच्चे का कोई भी परसेंटेज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज, मिठाइयां बंटती ही थी कि बच्चा पास हो गया है ना। उस जमाने में इतना प्रेशर नहीं होता था। और जैसा कि अर्पित ने अभी कहा कि ग्लोरीफाई जो किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है कि मेरे भतीजी ने 90% लेकर आया या उसका पूरे देश में इतना रैंक रहा, तो उन सबको देखते हुए कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये कहता नहीं, बट इनडायरेक्टली उनको प्रेशर आ जाता है कि हमारे भी लोग, मेरे भी रिश्तेदार, अगर मैं अच्छे परसेंटेज लेकर आऊंगी, मैं क्रैक कर जाऊंगी आईएएस आईपीएस या जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स, तो मेरे भी लोग डालेंगे। तो ये सारी जो है ना इनडायरेक्ट प्रेशर्स बच्चों पर आते हैं। अब हम अगर आए इस बात पे, इस बच्ची की बात पर, तो ये जो लिखती थी, जो भी उसने लिखा तो वो खुद को मोटिवेट करती थी। इसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि वो तनाव में थी पर हमें ऐसा नहीं पता था कि कुछ कर लेगी। तो वहीं पर उनसे एक गलती हो गई कि अगर वो तनाव में थी तो उससे बात करते कि बेटा अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। मेरे बेटे ने भी इंजीनियरिंग की है, वो टॉप नहीं किया, पर मैंने उसको हमेशा कहा कि तेरा जो भी परसेंटेज आए, जो भी हो, चिंता मत करना, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
मैडम ने शुरू में ही कहा, वीसी मैडम ने, कि ऑप्शंस हम बच्चों को देते नहीं है, बच्चों को ऑप्शंस पता नहीं होता। इस बच्ची को भी ऑप्शंस पता नहीं था और उसी ने उसको मोटिवेटेड होने के बावजूद उसको ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया। तो हमें और अगर मेंटल हम हेल्थ ओवरऑल पे भी ध्यान देखें तो 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 1% भी यूपीएससी की पोस्ट नहीं होती हैं, आईएएस आईपीएस नहीं होते हैं। क्योंकि आप देखिए तो 14 लाख पोस्ट मतलब नहीं होती है, 1% भी नहीं होता है। आप अगर सोचें कि आप उन 1% में हर व्यक्ति आ जाएगा तो कैसे आ जाएगा? आप सोचिए ना, कुछ चीज़ों में है क्राइटेरिया है, कुछ बच्चों की जिनकी पढ़ाई अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, वो करेंगे क्रैक। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप यूपीएससी नहीं बने तो आपके जीवन का जो एक्सपायरी डेट है वो तुरंत एक्सपायर हो जाएगी, या आप एकदम से आपके जीने की आशा ही छोड़ देनी चाहिए। निहारिका मेरे साथ हैं। अच्छा, निहारिका से मेरी सहयोगी हैं भोपाल से, उनसे आज तक मैं खबरों पर अपडेट लेता रहा हूं, लेकिन आज मैं उनके दिल की बात जानना चाहता हूं। निहारिका, मुझे एक बात बताइए, आप क्या शुरू से जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, कुछ और बनना चाहती थी? जर्नलिस्ट कैसे बनी और कितने खुश हैं आप? देखिए आसिफ, बिल्कुल रियलिस्टिक बात करते हैं तो मेरा 10th क्लास मैंने जब पास किया था उसके बाद से ये सपना था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, और मैंने मेरे पैशन को फॉलो किया। पैशन को फॉलो करते करते आज मैं यहाँ पर हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए भी। तो मैं खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स खुश हैं, और हमेशा से एक बात उन्होंने भी मुझे ये गांठ बंधवाई थी कि निहारिका कभी प्रेशर नहीं लेना। कोई चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, जैसी भी रहेगी हमारे सामने रखना, हमसे शेयर करना, अकेले कभी नहीं घुटना। कोई भी परेशानी सताएगी तो हमें बताना, ना केवल पढ़ाई की बल्कि कोई और भी परेशानी हो तो बताना। हम जैसे देख रहे हैं बच्चे बहुत प्रेशर लेते हैं, वो प्रेशर लेने के कारण कई बार इस तरह के कदम उठा लेते हैं कि उसके बाद उनके माता पिता पीछे से रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने मेरे बच्चे से बात कर ली होती, या काश इस तरह की कोई मैंने कदम उठा लिया होता जिसके चलते आज मेरा बच्चा सुरक्षित होता, हमारे साथ होता। मेरे पेरेंट्स ने भी कई ऐसी चीज़ें देखी थी जिसके बाद मुझे ये कहा था कि निहारिका कभी प्रेशर नहीं लेना, और उसी के चलते मैंने हमेशा अपने दिल की बात कही। मेरे पिता ने, मेरी माता ने मुझसे पूछा क्या बनना है, मैंने सीधे कहा मुझे जर्नलिस्ट बनना है। कभी नहीं रोका, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं बोला कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुम्हारे नाम को वाहवाही करें। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते आज मैं खुश हूँ। मैं बहुत, जैसे कि मैम ने कहा, आपने भी कहा, कोई आईएएस आईपीएस नहीं है हम, लेकिन हम खुश हैं हमारी जिंदगी में। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हमने हमारी चॉइस ली है। अब आशा उइके की बात करें तो उसने अपने आप को इतना बोल्ड बना लिया था, जो उसने पोस्टर्स लगाए हुए थे दीवारों पे, जो चस्पा थे दीवारों पर, या फिर हम नोट्स देखें, हर जगह वो अपने आप को मना रही थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं होप जो उसके साथ जुड़ी हुई थी, वो एक चीज़ जो उसके पेरेंट्स की स्ट्रिंग उसके साथ जुड़ी हुई थी, फिर चाहे वो एक छोटे तमगे से बच्ची आती हो उसके लिए हो, या फिर वो एक होप जो उसके माता पिता को लग रहा था कि मेरी बेटी इंदौर गई है तो कुछ बनकर ही आएगी, जब वो टूट रही थी तो शायद वो अपने आप को नहीं जोड़ पाई, और नहीं जोड़ पाई तो उसके बाद उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। जिसके बाद उसके पिता ये ज़रूर कह रहे थे कि मेरी वाइफ और मेरी बातचीत हुई थी कि हमारी बेटी परेशान है। 2 से 3 दिनों के लिए मेरी वाइफ भी इंदौर जाने वाली थी आशा के पास, लेकिन वो जाती उसके पहले ही आशा ने इस तरह का कदम उठा लिया। और यही मेरा अगला सवाल भी है हैरान निहारिका, जो मैं अपने पैनलिस्ट से पूछूंगा। लेकिन निहारिका, आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ऐसे माता पिता मिले, और आपके माता पिता भी ब्लेस्ड हैं कि उन्हें आप जैसी बेटी मिली। बड़ी आदर्श सी ये छोटी सी कहानी आपने बताई, बड़ा अच्छा लगा सुन के। मेरे साथ ये था कि मैं क्योंकि खानदान पूरा आर्मी से है तो मैं भी एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। आईसाइट वीक हुई तो मैं समझ गया कि मेडिकली अनफिट हूं, नहीं बन पाऊंगा। कुछ चैलेंजिंग अपने लिए मैंने सोचा और मैं एंकर बनना चाहता था। 10th में ही मैंने भी क्लियर कर लिया कि मुझे एंकर बनना है। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। कितना सफल है नहीं है वो तो जनता तय करेगी, लेकिन हाँ, आपको अपने लिए एक ऑप्शन तो आपको लेके चलना पड़ेगा। और वो ऑप्शन क्या माता पिता देते हैं क्या? यही मेरा अगला सवाल है। जब आपने निहारिका ये बात कही तो मैं वही पूछना चाहता हूं सुधी मैम से। सुधी मैम, हजारों लाखों बच्चों आपके सामने आते हैं, फिर पास आउट होते हैं, निकल जाते हैं, फिर नया बैच आता है। एक चीज जो मुझे लगता है कि इस तरह के बच्चों में जो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके साथ एक चीज ये होती है कि अपने लिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर बच्चे कुछ गोल सेट खुद के किए हुए पहुंचते हैं। वो प्री लोडेड या किसी कहते हैं ना सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, वो उस तरह से आते हैं। फिर उस पढ़ाई में उनका मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या वो केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि माता पिता ने उनको बोला है और वो निभाने आ गए हैं बस जिम्मेदारी। शायद अगर वो अपना कुछ इंटरेस्ट लेके आते, पैशन लेके आते, जैसा निहारिका और मैं बता रहे थे, तो शायद वो ज्यादा बेहतर कर पाते, एकेडमिक्स में भी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी और बाकी चीजों में भी। जी, ऐसा है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कोचिंग माफिया के पास भेजते हैं
और उस समय जो कोचिंग माफिया वाला जो एक पूरा सेटअप है, वो उसमें एक सोशल स्टेटस उनका होता है कि मेरा बच्चा आईआईटी में के लिए पढ़ने बाहर गया हुआ है। तो वो प्रेशर तो निश्चित रूप से होता है। तो वो गोल सेटिंग उस बच्चे की नहीं है, उसको जो माँ बाप नहीं कर सके वो उन पर रिफ्लेक्ट होता है कि आप ये करिए। तो जब तक आप उनको करियर के दूसरे ऑप्शन से रूबरू नहीं करवाएंगे, तब तक बच्चा अपनी गोल सेटिंग नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब स्टूडेंट थी तो साइंस लेने के लिए साइंस सिलेक्शन टेस्ट हुआ करता था। मैंने उसको टॉप किया, पर आई चोज कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, इसलिए मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन था कि मैं प्रोफेसर बनूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊं और जेनरेशन्स को ट्रेन करूं। तो इनकी गोल जो है वो खुद अपने आप सेट नहीं कर पाते हैं, और वो इतने मेच्योर भी नहीं होते हैं कि इस समय वो डिसाइड कर सकें कि दिस इज द लाइन दैट आई हैव टू फॉलो। इन सच अ केस पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल बन जाता है कि उनको हेल्प करे कि वो किस सुधी मैम, ये ऑप्शन तो को। आपने एक बहुत बहुत बड़ा विषय खड़ा कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या विद्यार्थी जीवन में कोई आयु तय होनी चाहिए कोर्सेज ऑप्ट करने की? क्योंकि छठी क्लास में मेरे बेटे के साथ हुआ, छठी क्लास में उसे ऑप्ट करना है कि वो फ्रेंच पढ़े या संस्कृत। मैंने संस्कृत पढ़ी है 10th तक, तो मुझे समझ में आती है। अब वो जब उसने फ्रेंच चूज की है, और फ्रेंच चूज करने के बाद वो मुझसे कहता है कि जैमापेल जैद शेख ऐसा कुछ बोलता है। पूछता हूं क्या, तो कहता है मेरा नाम जैद शेख है। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं उसे फ्रेंच के लिए बोलूं कि संस्कृत के लिए बोलूं। तो आपको लगता है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, कि क्या एक उम्र तय होनी चाहिए करियर ऑप्शन के तौर पर, या फिर हमें पेरेंट के तौर पर काउंसलिंग करनी चाहिए, बाहर से बदल देनी चाहिए अगर हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा तो? जी, मेरे ख्याल से सब चीज एक साथ चलती है। आप दूसरों से पूछते हैं। जब मेरे बच्चों को आईआईटी के लिए और एमबीए के लिए, आईआईएम के लिए जाना था, तो हमने चारों तरफ पूछा कि व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। मेरे सन ने एमबीए करी टैपमी से, एक ने एक्सेलराई जमशेदपुर से। छोटे वाले को मैं हमेशा कहती रही कि तुम मॉडलिंग करो, तुम फिल्म्स में जाओ, बिकॉज यू हैव दैट। बट बिकॉज वो देख रहा था कि उसके जो सुधी मैम, फ्रेंड्स आप हैं। जिस सांचे से निकली है ना, वो सांचा जी। थोड़ा वायरल और होना चाहिए, उससे और मम्मियां निकलनी चाहिए, कसम से। तो उन्होंने उसने चूंकि देखा कि आसपास में इस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं और एक कंपटीशन का माहौल, और सक्सेस की जो डेफिनेशन आपने बताई थी, कि जो सक्सेस की डेफिनेशन है, तो एवरी ईयर आई थिंक वी नीड टू अपडेट आवरसेल्व्स। एग्जैक्टली पेरेंट्स हम को हम वो पुरानी अपडेट वाली करना उस पे नहीं पड़ेगा चल सकते, चीजें बदल कि रही हैं, क्या-क्या जनरेशन options बदल रही हैं। है। मैं आता हूं आपके पास। कौस्तुभ सर, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, और कहते हैं कि बच्चा अगर नहीं भी बोलेगा तो माँ समझ जाती है। हर किसी के साथ होता है, हम सबके साथ होता है। फिर भी आप चूंकि मनोवैज्ञानिक है, आपने विशेषज्ञता ली है इसमें, आप एक्सपर्टीज है आपकी इसमें। क्या है वो सिम्टम्स जो एक माता पिता को बात से, व्यवहार से, बच्चे को देखकर समझ लेने चाहिए कि बच्चे की जीने की उम्मीद टूट रही है, बच्चा डूब रहा है, और इससे पहले कि नाक से पानी ऊपर निकल जाए उसे खींच लेना है? बिल्कुल। कुछ साइंटिफिकली देखें तो सुसाइड प्रिवेंशन करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती है। जैसे कि मेंटल हेल्थ की तरफ, स्टिग्मा की तरफ से नहीं देखा जाना, नंबर वन। पेरेंट्स को बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में पता रहना, जो एक एक्टिव कन्वर्सेशन के दौरान बहुत सारी चीजें पता करना बहुत सिंपल है। जैसे कि आज अभी जो सुधी मैडम ने बताया, या मीना मैडम ने बताया, या हमारे फिजिसिस्ट एजुकेटर है उन्होंने बताया कि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हेन पेरेंट्स टॉक टू देयर चिल्ड्रन वन टू वन। और उस टॉकिंग कन्वर्सेशन में उनके अंदर में क्या आप बीती है। जैसे निहारिका मैडम ने बताया कि बेटा घुटना मत, दैट वाज द स्ट्राइकिंग वर्ड व्हाट शी वांटेड टू रिफ्लेक्ट, कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये कॉन्वर्सेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। आजकल के इस फास्ट पेस में पेरेंट्स
अपने बच्चों को उस नजरिए से देख नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बोलेंगे तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चों को हमें डाइवर्ट नहीं करना है। क्योंकि पेरेंट्स कई बार फोन बच्चों को इसलिए नहीं लगाते ताकि उन्हें डिस्टरबेंस नहीं हो। आप सब पेरेंट्स से आप ये चीज से गुजर चुके होंगे कभी ना कभी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बातें उनको पता है, पर बच्चे कई बार एकाकी रूप से इतने ज्यादा आइसोलेट हो जाते हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा होता है वो खुद से कॉम्पीट कर रहा होता है, खुद के बेस्ट से कॉम्पीट कर रहा होता है। इसलिए जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कई बार लिमिटाइज यानी नैरो डाउन हो जाती है रिगार्डिंग उसके वेलबींग के तरफ। ताकि वेलबींग ये वो वाला वेलबींग है जिसमें उसके मेंटल बैलेंस, उसकी रिकॉलिंग कैपेसिटी, उसकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी वो पढ़ता है उसको कितना याद रह पाता है, और फैक्चुअल यानी जो वो परीक्षा देने के लिए जा रहा है, मॉक परीक्षा देने के लिए जा रहा है, वो अपने आप को कितना बेहतर कर पा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स को समझना बहुत आसान बहुत है, जरूरी एक है नॉर्मल ये पैरेंटल चीजें। कन्वर्सेशन। मैं जरा लौट रहा हूं आपके पास। पूजा मैम मेरे साथ हैं। पूजा मैम, ऐसे में जरूरी है कि कोई अपने साथ कोई क्लासमेट, कोई दोस्त, कोई कजन, कोई ऐसा इतना क्लोज हो जिसके साथ आप बात कर सके, और शायद सबसे पहली जिम्मेदारी ये अपने माता पिता की ही है। बिल्कुल, माता पिता से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरा बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि अभी वो जॉब कर रहा है, तो मैं उसकी सबसे पहली दोस्त हूँ। पर वो रिश्ता उसने नहीं, मुझे बनाना है। क्योंकि बच्चा मेरे पास एज अ फ्रेंड करके कभी नहीं आएगा, पर मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी रहूं कि तुम जो भी कर रहे हो या जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उसकी सर्कल क्या है, उन पर ध्यान देना, और उनके वो किसके साथ ज्यादा बातचीत करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे बेटे के साथ भी, जैसे कि मैंने बताया, सिंगल पेरेंट की वजह से कई दिक्कतें आती हैं। तो मैं, अगर वो मुझे नहीं कुछ बताता तो मैं उसके दोस्तों से पूछती हूँ, जो उसके खास दोस्त हैं बचपन से, कि कैसा है, क्या चल रहा है, तुमसे कोई बात होती है क्या। फिर उस हिसाब से मैं घर में उसके साथ बिहेव करती हूँ। ये पहला। दूसरा, मैं हमेशा साइकोलॉजिस्ट के साथ अटैच्ड होती हूँ, और मैं पेरेंट्स को भी यही सलाह देती हूँ जो मेरे इसमें कांटेक्ट में आते हैं, कि आप मेंटल हेल्थ को भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह देखिए, ना कि उसको एक स्टिग्मा की तरह देखिए कि मैं ये कहूंगी कि मेरा बेटा डिप्रेशन में है तो लोग क्या सोचेंगे। जैसे एक फीवर होता है, फ्लू होता है, वैसे ही नहीं, देखिए, बेटा डिप्रेशन भी आपका होता अपना है, उसकी परेशानियां भी आपकी अपनी, तो अगर आप लोग क्या सोचेंगे इस पे जाएंगे तो फिर बाद में कोई लोग नहीं आते। और बेटा कामयाब होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर यही लोग आपको ताने मारते हैं और मारते रहेंगे। देखिए, इस डिबेट में हमने थोड़ा सा लाइट मूड इसलिए रखा था कि एक संदेश चला जाए ये तमाम बच्चों में और पेरेंट्स में कि जितनी मर्जी गंभीर परिस्थितियां हो, अगर आप उससे निकलना चाहते हैं तो आप निकल जाएंगे। आप हल्का सा अपना अगर ध्यान किसी अच्छी चीज में हल्के फुल्के अंदाज में लगाएंगे तो आप निकल जाएंगे। आप माता पिता हैं तो बच्चों के लिहाज से इस बात का ख्याल रखिएगा, और अगर आप बच्चे हैं तो आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि बच्चे जब जान छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए कि दो बेजान आप इस धरती पर छोड़कर चले जाते हैं, जो आपके जाने के बाद शायद जीवित नहीं रहते, वो दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। इन बातों का दोनों ख्याल रखें। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन चर्चा बहुत लंबी जा सकती थी। धन्यवाद करता हूं मैं आपका, सुधी मैम, सर, अर्पित सर, न्यारी का बहुत शुक्रिया आपका, पूजा मैम बहुत बहुत शुक्रिया, कौस्तुभ सर बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।